खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मुद्दा एक बार फिर वही 500 और 1000 के नोट। जी हां, 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीएम के ऐलान के बाद अब तक ये कल रात का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंक्स में जमा हो चुके हैं। लोग एटीएम और बैंक्स के सामने कतार में लगे लगे परेशान हैं। हर जगह कैश की भारी समस्या है। जिनको 2000 के नए नोट मिल गए हैं उनको छुट्टा करने को कोई तैयार नहीं है। 15 से ज्यादा लोगों की इस फैसले के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस फैसले की वजह से मौत की खबर है, जो अपने आप में बेहद दर्दनाक है। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं, 18 घंटे बैंक कर्मी काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी कुर्सी के लिए 19 महीने देश को जेलखाना बना दिया था, तो क्या अच्छे काम के लिए 50 दिन कष्ट नहीं झेला जा सकता? यह प्रधानमंत्री का कहना है। पीएम मोदी का कहना है कि वोट की ताकत से गरीब तो चैन की नींद सो रहा है, काले धन वाले नींद की गोलियां खरीद रहे हैं। विपक्ष ने उनके इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। बड़ा सवाल यह कि क्या पीएम के भरोसे पर 50 दिन की मुसीबत झेलने को तैयार है देश? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुल्क में 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी को 7 दिन का अरसा गुजर चुका है, मगर आम लोगों को इस फैसले से जो परेशानियां, दिक्कतें और मुसीबतें रोजाना झेलनी पड़ रही हैं, वो है कि थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि दिन गुजरने के साथ साथ इनमें इजाफा ही होता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर काबू पाने के वादे की नाकामी के बाद मजीद 50 दिनों का मुतालबा कर डाला। पीएम ने कहा कि अगर 50 दिनों के अंदर हालात मामूल पर ना आए तो उन्हें जो भी सजा अवाम की जानिब से दी जाएगी उसे वो मंजूर करने के लिए तैयार है। हिज़्ब मुखालिफ ने वज़ीर आज़म की इस तकरीर को जज्बातियत का पुलिंदा करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म का ये बयान हक़ायक़ से परे है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है, जिसकी जमीनी सतह पर कतई कोई हकीकत नहीं है। वज़ीर आज़म भले ही इस फैसले को अपनी कामयाबी तस्वुर कर रहे हों और बड़े मकासद के हुसूल के लिए छोटी कुर्बानी की दुहाई दे रहे हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस फैसले से हिंदुस्तान की आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जमीनी सतह पर हालात इंतहाई नागुफ्तबह हैं। पैसे होते हुए भी लोग खुद को तंगोदस्त महसूस कर रहे हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मामूली चीजें खरीदने के लिए लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करेंसी तब्दील करने के लिए लोग घंटों बैंकों के सामने खड़े होकर परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं। घंटों लाइनों में खड़ा रहने वालों में मर्दों के साथ साथ अब खवातीन और बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। एक साथ सैकड़ों अफराद बैंक के सामने जमा होने से धक्का मुक्की हो रही है। लड़ाई झगड़े के साथ हंगामी हालात भी पैदा हो रहे हैं। बैंक के सामने पुलिस ने सिक्योरिटी के बंदोबस्त मजबूत कर दिए हैं। इसके बावजूद अब लोगों पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। अफरा तफरी के बाद कुछ जगहों से अफसोसनाक अमवात की खबरें भी आईं। मुतादिद जगहों पर नक्शे अमन के बाद पुलिस और इजाफी फोर्स को तैनात किया गया। करेंसी तब्दील करने के इस काम में सैकड़ों अफराद अपने रोजाना के काम पे भी नहीं जा पा रहे और इसी वजह से उन्हें बेरोजगारी में भी मुब्तला होना पड़ रहा है। मुतादिद जगहों से रकम न होने के सबब अस्पतालों और घरों से रोजाना अमवात की खबरें आ रही हैं। कई जगहों से एटीएम मशीनें खराब हैं, बंद है या फिर उनमें कैश ही नहीं है। कुल मिलाकर इन तमाम परेशानियों का सामना आखिर एक आम हिंदुस्तानी को ही करना पड़ रहा है और ऐसे में सवाल वाजिब है कि क्या वो मजीद सब्र ज़ब्त का मुजाहरा कर पाएंगे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ताहम हुकूमती सतह पर मुस्तकिल आवाम से हालात को बेहतर बनाए रखने की गुजारिश जरूर की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ गुजारिश और अपील से मामले का हल मुमकिन है? बदउनवानी और बड़ी मछलियों को पकड़ने की मुहिम में खुदरा कारोबारियों और आम लोगों को रोजाना जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी जवाबदेही आखिर कौन देगा? और सबसे बड़ी बात कि इन परेशानियों की वजह से जिन जानों का ज़िया हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? क्या एक जिंदगी
वापस आ पाएगी? ये और इस जैसे अनगिनत सवालों के जवाबों का अब आवाम को भी शिद्दत से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते और कुल मिलाकर यह साफ पता चल रहा है कि आधी अधूरी तैयारियां जो हैं वो इस फैसले को लागू करने में की गई थी, क्योंकि जिस तरह की परेशानियां बैंकों में एटीएम्स पर लोगों को पेश आ रही हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, वो तमाम लोग जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार के इस फैसले की वजह से अपनी जान दी। बहरहाल इस बड़ी बहस को करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर नासिर हुसैन मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। ऋचा पांडे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ आलोक जैन साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जेडीयू जिसने पहले सरकार के इस रुख का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, जेडीयू से भारती मेहता हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो परेशानियां हो रही हैं, सबसे पहले जिसका जिक्र किया मैंने भी कि 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अब तक सरकार के इस फैसले को अमल में लाए जाने के बाद। अभी 6 दिन से ज्यादा वक्त हुआ है। आपको लगता है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो सरकार उतरी, 700 आदमी की उसका पेपर्स बाहर आए, पनामा पेपर्स बाहर आए, ललित मोदी को यहाँ से भगाया गया, विजय मल्ल्या को यहाँ से भगाया गया। ये करप्शन नहीं है तो कहाँ है ब्लैक मनी? कहाँ से लाए इन्होंने काला धन? नासिर हुसैन साहब, आपकी आवाज पहले हम पर नहीं पहुंच पा रही थी। 2.5 साल में एक बार मैं चाहूंगा इनकी सरकार है, आप इसका जवाब दें। मेरा सवाल आपसे यह था, नासिर हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे यह था कि आप पीएम को तानाशाह करार देते हैं क्योंकि वो इस देश से ब्लैक मनी का खात्मा करना चाह रहे हैं। अरे भाई, देश से ब्लैक मनी खत्म करना चाह रहे तो पिछले 2.5 साल से किधर सारे पूरे सरकार को पता है, सारे लोगों को पता है किसके पास ब्लैक मनी है। इनको क्या इसका इल्म है कि कितना क्वांटम ब्लैक मनी इस देश में है? इनको इस बात का इल्म है कि किस किस के पास ब्लैक मनी है? ये देश में जितने लोग पिछले 7-8 दिन से लगातार जो कतार में खड़े हुए रहे, ये लोग सभी क्या ब्लैक मनी होल्डर्स हैं? ये लोग अपनी खुद की कमाई, इनको पैसा नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी होते कौन है, जेटली जी होते कौन है जो इनका अपना पैसा जो ये बैंक से निकालना चाहते हैं, इनका अपनी जो सेविंग्स है वो बैंक से निकालना चाहते हैं, इनको पैसे नहीं दिया जा रहा। उसके ऊपर कैप डाला जा रहा है कि हर दिन सिर्फ 2000 निकाल सकते हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? नहीं, आज उसको बढ़ाकर जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है, 2500 की गई है। हफ्ते में अब आप 24,000 रुपए निकाल सकते हैं और इन वन वे निकाल सकते हैं। तो कोशिशें तो की जा रही है ना। आप नासिर हुसैन साहब, आप क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? आप क्या सिर्फ विरोध करने के लिए कर रहे हैं विरोध, या फिर आपके पास कोई प्लान है? या फिर आपके पास कोई प्लान है कि नहीं, सरकार को ये नहीं ये करना चाहिए था? नहीं, जब इस देश के आम आदमी को संकट आएगी, जब इस देश में आम आदमी को संकट आएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा, उस आम आदमी के फेवर में उतरेगा। ठीक है। डॉक्टर शास्त्री, मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? हाँ, मिल रही है जी। डॉक्टर शास्त्री, जिस तरह से डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो कह रहे हैं कि जब इस देश का आम आदमी मुश्किल में होगा तो कांग्रेस उनकी आवाज बनेगी, उनकी आवाज उठाएगी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आधी अधूरी तैयारियों के साथ तो सरकार उतरी मैदान में, ये मानेंगे आप? देखिए समीर जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो 15-16 जाने गई हैं वो दुखद है, संवेदना है उसके प्रति। पर हमें या देश को याद करना पड़ेगा कि मुंबई के सीएसटी पर, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जो सैकड़ों लाशें गिरी थी, वो भी भूलना नहीं चाहिए देश को। आज कश्मीर की घाटी में देख सकते हैं 8 तारीख के बाद लोग कितने बेचैन हैं। और वहां पर ये स्पष्ट हो गया है कि एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेमेंट का जरिया बंद कर दिया गया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है,
कांग्रेस के बारे में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इनके लोग जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को प्रोवोक करके जगह जगह पर अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अपने विपक्ष की पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही हैं। देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता थी, हम भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे और हर प्रकार की लड़ाई करेंगे, उसका ये एक नमूना है और आज देश में इसका स्वागत है। घंटे घंटे 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद समीर जी, देश के लोग कह रहे हैं हमें कष्ट परेशानी महसूस हो रही है, पर जो स्टेप सरकार ने लिया है इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर इस बात को प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, कुछ लोग ये कहना महसूस कराना चाहते हैं कि ये निर्णय गलत है, तो देश इसका स्वागत कर रहा है। कुछ लोगों के कहने से कोई असर नहीं होता है। अगर उनको कुछ करना ही होता, ठीक है, ऋचा तो पांडे बहुत जी, समय उनको मिला ऋचा था, पांडे जी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? ऋचा पांडे स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शास्त्री, ऋचा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के इतने बड़े फैसले को आपने इतना छोटा बना दिया कि अरविंद केजरीवाल ये कह देते हैं कि यूपी इलेक्शन में सारी मनी जो है, ब्लैक मनी, बीजेपी की तरफ डाइवर्ट करने के लिए इस फैसले को अंजाम दिया गया है। इतना छोटा बना दिया आपने इस फैसले को। समीर जी, भारत एक बहुत बड़ा देश है और मैं यहाँ पर 1-2 तथ्य आपके सामने लाना चाहूँगी कि 125 करोड़ आबादी वाले देश के लोगों से उम्मीद की जाती है कि केवल 2 लाख एटीएम उनका काम हो जाएगा। केवल 2 लाख एटीएम जो है देश में, उससे वो 2,500 रुपये अपने निकाल सकते हैं। अगर हम पर एटीएम भी कैलकुलेशन करें तो 352 लोग ही पर एटीएम पैसा निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन करें तो 50 दिन क्या, अभी तो बहुत महीने लग जाएं तब भी पैसा आम व्यक्ति अपना पैसा नहीं निकाल सकता। तो एक ये चाय की कड़क प्याली नुक्कड़ पे बैठ के चूरन और बिस्किट खाने से अर्थव्यवस्था नहीं बनती है। ये चाय वालों का काम नहीं है, अर्थशास्त्रियों का काम है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसके सहारे आपने इतनी बड़ी योजना लागू कर दी बिना तैयारी के, उसका जो बैक एंड लॉजिस्टिक है, आपको पता है कि एटीएम में मशीन में पैसे डालने वाले जो वेंडर होते हैं, वो एक वेंडर एक दिन में केवल 30 मशीनों पर जा सकता है अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में वो शायद 5 या 6 का आंकड़ा है। हमारे शास्त्री जी यहाँ पर बीजेपी के बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ कि वो सैदपुर से एमपी रह चुके हैं। वहां की पॉपुलेशन कुछ लाख है और वहां कितने एटीएम हैं? अगर वहां जो 5-6 एटीएम हैं, कुछ प्राइवेट और सरकारी मिला के, क्या उतनी बड़ी पॉपुलेशन का वो केटर कर सकते हैं? क्या वहां पर जो बैक एंड लॉजिस्टिक नहीं, वो तो कहा जा रहा है ना ऋचा जी, ये तो कहा ही जा रहा है कि 50 दिन तक मुश्किल होगी। इस बात को तो सरकार खुद ऑन रिकॉर्ड मान रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 50 दिन तक दिक्कत होगी, लेकिन ये दिक्कत झेल लीजिए देश के भले के लिए। भारती मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। भारती जी, जेडीयू का शुरू से जो रुख रहा सरकार के इस फैसले के बाद, वो ये था कि आपकी पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है। अब आपकी पार्टी जो है अपोज कर रही है, क्यों? ये रुख में बदलाव क्यों आ रहा है? अब अब्बास साहब, हमारे रुख में बदलाव आम जनता की परेशानी को लेके है। हम अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया है, हम इसमें उनके साथ हैं। किंतु आम जनता को जो परेशानी हो रही है, निश्चित तौर पर ये का गौर करने वाली बात है कि मैं आपको कहूं कि अभी 20 मिनट पहले मैं मधुबनी से पहुंची हूं आपके इस प्रोग्राम में, और ग्रामीण इलाकों में एक भी एटीएम काम नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह महसूस होता है कि बिना पूरी तैयारी के इस एक्शन को इसको क्रिया रूप दिया गया और इससे भारी परेशानी हो रही है। खास तौर पर जो आम जनता है, जिसका 100, 50 और 500,000 रुपए का खर्च हुआ करता था, आज 500 और 1000 रुपए का बैन होने के बाद 100 रुपीज नहीं मिल रही हैं। और जो 2000 वाला जो आ रहा है, जितनी ही राशि निर्गत हो रही है, एक आम व्यक्ति का प्रतिदिन का खर्च या प्रति घंटे का खर्च 2000 नहीं होता है। अगर वो 2000 लेके मार्केट में जा रहा है और 200 का सामान खरीद रहा है, तो फिर 1800 रुपए वापस करने में
दुकानदार वो मना कर रहा है कि हमारे पास कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूं। इसलिए यहाँ समस्या दोहरी हो गई है। और इसके साथ मैं अब्बास साहब कहना चाहूंगी कि हमारा जो समाज है उसमें कुछ सामाजिक कार्य होते रहते हैं पारिवारिक सामाजिक जीवन में। इसके लिए निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पे ध्यान देके, अब जैसे श्राद्ध है, बच्चियों की शादी है, इस तरह के जो कुछ कार्य होते हैं जिसमें कुछ सामान्य जीवन से ज्यादा पैसे का खर्च होता है, तो मैं इस बिंदु पे कहना चाहूंगी कि इसमें भारी अचानक कोई बीमार पड़ा, इसमें मुझे लगता है कि स्थानीय अथॉरिटी को या तो कोई जनप्रतिनिधि हो या जो पदाधिकारी हैं लोकल स्तर के, कि एक एप्लीकेशन देके और उनकी बात को सुनी जाए। जैसे पहले हुआ करता था कि बच्ची की शादी है, चीनी का अलॉटमेंट ज्यादा चाहिए चूंकि बारात आएगी, तो मैं कहना चाहती हूं कि भारी परेशानी आ रही है आम लोगों को, इसमें विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बिंदुओं पे हम भ्रष्टाचार ठीक है, मैं समझ गया भारती मेहता जी। डॉक्टर नासिर हुसैन, डॉक्टर नासिर हुसैन, पीएम मोदी एक बात साफ कह रहे हैं, कांग्रेस पर इसे हमला मान लीजिए या फिर इसे पॉलिटिक्स मान लीजिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए कि जब 19 महीने पूरे देश को बंधक बनाया जा सकता है तो 50 दिन का छोटा सा कष्ट क्या लोग झेल नहीं सकते? आपको लगता है कि पीएम मोदी के इस भाषण के बाद जो हमने कल सुना था, जो भावुक भाषण सुना जिसमें उन्होंने 50 दिन का वक्त मांगा और कहा कि 50 दिन के बाद जो इस देश की जनता कहेगी मैं वो मानने के लिए तैयार हूं, आपको लगता है कि देश उनकी इस अपील पर गौर करेगा और ये मुश्किल जो 50 दिनों की है झेलेगा? पहले तो 100 दिन का जुमला था, अब 50 दिन का जुमला है। पिछले 6 दिन में 30 आदमी मारे गए, नाम के साथ मैं बताऊंगा 30 आदमी की मौत हुई है। आप कितना चाहते हैं अगले 50 दिन में और कितने लोग की मौत चाहते हैं आप? इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आप जान रहे हैं। जो किसान जिनकी फसल के पैसे उनको चाहिए, आगे जाके उनको सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, उनके लिए जो पैसे नहीं मिल रहे, आगे क्या वो फसल के लिए क्या वो वहां जब बीज बोने के लिए उनके पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चों की शादियों के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। अगर इनको इतना ही करना तो इनको क्यों पहले ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए? अपना को ना मशीनें प्रिपेयर्ड है, ना पैसा वहां पर है, खाली पैसे का जो कलर बदल लेने से थोड़ी देश का इकोनॉमी सुधार होती है। ये जुमलों से सरकार नहीं चलेगी, सरकार बिल्कुल काम से चलेगी। अगर ये वाकई में काला धन हिंदुस्तान में पकड़ना चाहते थे, उससे मुक्त इस देश को मुक्त करना चाहते थे, तो ये विजय मल्ल्या को भागने नहीं देते थे, ये ललित मोदी को भागने नहीं देते थे। ये व्यापम घोटाला में जो 50 से 60 डॉक्टर शास्त्री जवाब दे दीजिए, पहले जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल हो गए आपके लिए। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2000 का नोट आपने जारी कर दिया, उससे काला धन की आमक रुक कैसे जाएगी? क्या हुआ है? बड़ा नोट जो है वो खत्म करना चाहिए था। इन्होंने अब तक पिछले 2.5 साल में घोटाले हुए हैं, उसमें एक बंदे को भी अब तक इन्होंने पकड़ा नहीं, खटगेरे में नहीं खड़ा किया। हमारी मांग ये है, ये इस संदर्भ में तीनों प्रश्न के उत्तर देना चाहूंगा। उनका पैसा दिया जाए। सबसे पहले तो ये कि जो 2000 के नोट थे उससे जो परेशानी हो रही थी, पर उस परेशानी के निदान के लिए अब तो 500 के नोट आ भी चुके हैं, और जहां तक 100 और 50, 20 और 10 इत्यादि के नोट तो ऑलरेडी मार्केट में हैं ही। दूसरी बात ये कि समस्या जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, तो पूरे देश को पता है कि इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी और देश तैयार है इसके लिए, देश सहने के लिए तैयार है, देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि जो लोग कल वोट के लिए गठबंधन बना रहे थे, आज वो नोट के लिए गठबंधन बनाने जा रहे हैं। ये है हमारे विपक्षी पार्टियों की प्रतिबद्धता। उनको तो ऐसे समय में सरकार को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि काले धन के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, माफिया लोगों के खिलाफ और खासतौर से ड्रग माफिया के खिलाफ ये युद्ध हुआ प्रारंभ किया गया है, छेड़ा गया है। इसमें सबको सहयोग देने की आवश्यकता है। एक सामान्य व्यक्ति सहयोग दे रहा है, बैंक के अधिकारी सहयोग दे रहे हैं, कर्मचारी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों के लोग ये अपने ढंग से प्रायोजित इस तरह समस्या खड़ा कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है,
ऋचा जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इतना भ्रष्टाचार तो पिछले 4 महीने में नहीं हुआ जितना इन 4 दिनों में हो गया। इसका कोई आधार है आपके पास? यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा? कि जो जिन लोगों के पास काला धन है, सबसे पहले बात काला धन है किसके पास? भ्रष्टाचार तो समीर जी वो करते हैं जिनके पास काले धन है। देश की 99% जनता के पास धन नहीं है। गरीबी में उनको जिंदा रहने के लिए बाध्य किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा लंबे समय से। क्या उनको क्या परेशानी हो सकती है? मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की आवाज दबा देंगे। थोड़ा सा आप मैनर्स रखिए। आप यहाँ पर पैनल में आए हैं, यहाँ जंगल राज नहीं है। चाय वालों की तरह बिहेव मत कीजिए। नुक्कड़ सभा नहीं है। लोग कल तक भ्रष्टाचार की लड़ाई में अग्रणी बनते थे, आज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, 99% काले धन वालों के साथ खड़े हैं। ये शर्मनाक बात है। कहीं से भी लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ाई शुरू हुई है तो उसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। समीर की जरूरत है। प्लीज ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक एक करके ऋचा जी को बोलने दो, उनकी सुन लीजिए। पनामा ऋचा जी की सुन लीजिए। जिन आप पहले तो ये 99% काला धन, उन 1% हुआ। हाँ, अब आप भी सुन लीजिए शास्त्री जी, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बात सुन लीजिए। 99% काला धन 1% उन लोगों के पास है जो मोदी जी के दोस्त हैं, जिनका स्विस बैंक के अकाउंट्स में नाम है, जिनका पनामा लीक्स में नाम है, जिनका बहामास लीक्स में नाम है। पहले 12,000 करोड़ स्विस बैंक में पैसा होता था जो मोदी जी कहते थे हम लेके आएंगे, परंतु अब वो 8,000 करोड़ रह गया है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा काला धन है जो रियल एस्टेट में, टैक्स हेवेंस में, विदेशों में और अलग अलग जगह चला जा रहा है। यहाँ इस वक्त नहीं तो ये तो उपाय निकाल ही देंगे ना। इस देश में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत चलती है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश में कोई भी आप फैसला लीजिए उसका कुछ ना कुछ उपाय निकल जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये कि सरकार फैसला लेना ही छोड़ दे? आपने 99 समीर जी एक बात बताइए, आपने 99% काला धन जिनके पास है उस लिस्ट पे तो सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, आपने कारपेट बम्बार्डिंग कर दी। हाँ। ताकि छोटे छोटे लोग जिनको दूध के लिए, मेडिसिन के लिए, शादी के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे लेने पड़ते हैं, उनको आपने रास्ते में खड़ा कर दिया लाके। ये आपकी व्यवस्था है। ये मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है ये कड़क चाय की प्याली से नहीं, ये सोच समझ के होनी चाहिए। आपकी नियत नहीं है, आपकी नियत करप्शन हटाने की नहीं है, वाहवाही लूटने की है, इतिहास में अमर हो जाने की है, वो आप हो गए हैं। परंतु आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि 8,000 करोड़ स्विस बैंक में रह गया है, रिमेनिंग कहाँ चला गया? और ये 50 दिनों की बात नहीं है, 3 से 4 साल लग जाएंगे भारत को। ये 1975 के वक्त जनता पार्टी की सरकार के वक्त का एक कार्टून आर.के. लक्ष्मण का याद आता है। शायद आपने सोशल मीडिया पर देखा हो कि बड़ा सा शेर बैठा है जो कि ब्लैक मनी वाला शेर है, और उसकी पूंछ जो है वो चूहा पकड़ने वाली मशीन के साथ पकड़ी हुई है सरकार ने। यानी ब्लैक मनी का जो ज्यादा हिस्सा है वो जिसके पास है वो तो आराम से है, और हम पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक बार फिर यही किया गया है क्या? सर ऐसा है कि शायद आपको मालूम होगा, सरकार काले धन के प्रति बहुत सीरियस है। आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ कि ऋचा जिस बात का जिक्र कर रही थी कि 95% सर मैं बता रहा हूँ ना, ऋचा जी जो बात कर रही है बेआधार की बात कर रही हैं सर। अच्छा ऐसा है कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उसके बाद सरकार ने मॉरिशस और साइप्रस में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी को चेंज किया, उसको भारत के फेवरेबल बनाया सर। उसके बाद इन्होंने बेनामी एक्ट के तहत नया एक्ट बनाया जिसमें संशोधन किया है। आप ये देखिए, मैं तो देखिए आपको टेक्निकल चीजों पे बता सकता हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ आज की डेट में 3 लाख करोड़ रुपए 3 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट आ चुके हैं सरकार के पास। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो पैसे आए हैं ये सारे के सारे हमारी जीडीपी को सुधारेंगे, क्योंकि जो पैसा आया है उस पे लोगों को अब इनकम टैक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, नया इनकम टैक्स मिलेगा। ये अहम बात आप कह रहे हैं कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जो डिपॉजिट हुए हैं आपके हिसाब से, हमारा डेटा कल का 1.5 लाख करोड़ का है जो बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं। ये पैसा कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सुधार लाएगा। डॉक्टर नासिर हुसैन, आपको जाना है, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, क्या अब लगता है आपको जिस तरह से एक
विपक्ष ने मीटिंग की कि संसद में इस मामले पर सरकार को घेरा जाएगा। किस मुद्दे पर घेरेंगे आप सरकार को, और जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, जनता के बीच में जनता तो इस पूरे खेल को समझ चुकी है। मुझे और जनता के बीच में जाके हम लोग को कुछ कहना नहीं है, जनता तो समझ चुकी है। मेरे दो सवाल है सोनकर जी से। हाँ। ये वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से, दो सवाल है। वो सिर्फ ये इस देश को बताएं कि अगस्त और सितंबर के महीने में 5 लाख करोड़ रुपए कैसा धनराशि हिंदुस्तान के बैंकों में वापस जमा हुई। 5 लाख करोड़ कैसा वापस बैंकों में सितंबर के महीने में जमा हुई। एक इसका जवाब दीजिए। दूसरा जवाब मैं ये मांगता हूं कि मतलब आप ये शक कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ लोगों को बता दिया था पहले ही। 75,000 US डॉलर बाहर ले जाने की जो अनुमति थी, वो 2015 में 2.5 लाख US डॉलर बाहर ले जाने की अनुमति इस सरकार से दी गई थी। कितना पैसा बाहर गया और कितना ये पहले बैंकों में जमा हुआ, इसका आप लोगों को इस देश को हिसाब देना पड़ेगा। इससे बड़ा घोटाला इस देश ने कभी देखा नहीं। शुक्रिया। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ये सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को, कुछ बड़े लोगों को इस फैसले की जानकारी पहले ही दे दी गई थी और यूपी इलेक्शन का तो पूरा इंतजाम कर लिया है और बीजेपी का 100 साल का इंतजाम होगा। ये तमाम आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर बीजेपी की तरफ, और इस पर जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन होते हैं हाजिर, तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। डॉक्टर नासिर हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भी लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। एटीएम और बैंकों के बाहर लगातार लाइन लगी हुई है। आज बैंक भी बंद थे, इसलिए लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और एटीएम पर हर जगह बोर्ड लटका हुआ था, कैश नहीं है, एटीएम खराब है, वगैरह वगैरह। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शास्त्री, आपसे एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा, इस फैसले के पीछे आखिर क्या राज है कि 2000 रुपए का नोट लाया गया और उस 2000 रुपए के नोट के आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि इससे जो काले धन की जमाखोरी है वो रुकेगी। आज यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी यह सवाल पूछा है कि सरकार मुझे बस ये समझा दे कि पाकिस्तान क्या 2000 के नए नोट, नकली नोट नहीं बना पाएगा? जिस तरह से हमारे देश में ही बनने लगे हैं, पाकिस्तान क्या ऐसा नहीं कर पाएगा? और अगर पाकिस्तान ऐसा कर लेगा तो क्या फिर ये नोट भी बंद होंगे, फिर दूसरे नोट सरकार लाएगी? देखिए समीर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में जिस रेशियो में काला धन था, खासतौर से फेक करेंसी थी, उस संदर्भ में ये निर्णय लेना तो बहुत जरूरी था कि करेंसी को चेंज किया जाए। और सरकार के वित्त मंत्री ने भी यह बात स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में केवल 2000 का नोट नहीं बल्कि 1000 के, 500 के और 100 के भी नोट चलेंगे और भी नोट बदले जाएंगे, जो 50 के और 100 के भी नोट बदले जाएंगे। तो ये एक सुधार की प्रक्रिया है और इसको एकाएक किया गया था इसलिए कि देश से पूछ करके किया जाता तो इसका औचित्य क्या रह जाता। जैसे मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि 5 दिन 10 दिन और समय देना चाहिए। क्या 5 दिन 10 दिन इन लोगों को पैसे ठिकाने लगाने के लिए अनाउंस करके, घोषणा करके कि ये सब चीजें की जाती हैं? ये सब चीजें होती हैं, ये पहली बार नहीं हुआ, अनेकों बार इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन वो इसी सिस्टम में। अब जहां तक रही जनता की बात, आप खुद ही दिखला रहे हैं, आप कितना इंटरव्यू आप लोगों ने दिखलाया है। हर व्यक्ति कहता है कि हमें कठिनाई हो रही है, पर देश के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, बेईमानों को सजा देने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए हम हर तरह से खड़ा है सहयोग करने के लिए। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि वो लोग, जो लोग इस निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, खासतौर से आप पार्टी के लोग, जो लोग ये बात कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या लड़ते हैं? भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो उनकी लड़ाई तभी सामने आ गई जब भ्रष्ट तरीके से इस समय देश क्या क्या नहीं वो लोग कर रहे हैं, कितने उनके कमिटमेंट फेल हुए हैं,
कितने झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जैसे लोगों को तो झूठ बोलने की मशीन तक कहा जा रहा है। तो ऐसे में मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि कम से कम लोग भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली है, और अब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना सख्त कदम सरकार ने उठाया है, भले ही इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें हो लेकिन कड़ा कदम तो है, तो उसके खिलाफ आप लोग खड़े हैं। देखिए समीर जी, भ्रष्टाचार के ही खिलाफ खड़े हुए हैं हम लोग, और इसीलिए इनकी आंखों की किरकिरी बने रहते हैं हमेशा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कदम अगर होता तो जो वॉलंटियर डिस्क्लोजर इनकी स्कीम थी, फेयर एंड लवली स्कीम इनकी जो थी, जिसमें कितने लोगों ने अपने काले धन को घोषित किया, उसको देखिए, फिर ये रास्ते से भटकिए मत, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। आपकी जो एसआईटी है, आपने एसआईटी बनाई काले धन के लिए, वो फेल हो गई। एचएसबीसी बैंक में आपके जो दोस्त हैं अंबानी, अडानी, या आपके मंत्री किस तरह से जेल जा रहे हैं? क्या वो भ्रष्टाचार में जेल नहीं जा रहे हैं? काला धन है, क्या वो परमार्थ के काम में जेल जा रहे हैं? आपने तो इतना ही नहीं, अरे शांत हो जाइए, जनता को सुनने दीजिए, आपने एंटी करप्शन लॉ को चेंज कर दिया। समीर जी, यहाँ पर नोट कीजिए, ईमानदार लोगों को शांत करने से आपको क्या मिलेगा, ये तो बता दीजिए। बेईमानों का साथ देने से आपको क्या मिल रहा है, जरा ये तो ब्यूरोक्रेट्स और नेता उसके ऊपर। ठीक है ऋचा जी, इसका मतलब ये है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी है और आगे खड़ी रहेगी, और जिस तरह से एक महागठबंधन बनाए जाने की बात की जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी होंगी, लेफ्ट पार्टीज होंगी, आम आदमी पार्टी होगी, ये महागठबंधन आप लोग बनाने जा रहे हैं ना सरकार के इस फैसले के खिलाफ? अधकचरा नीतियों के खिलाफ नहीं, सरकार की समीर जी, अभी तक तो गठबंधन वोट के लिए होता था, लेकिन आज तो नोट के लिए गठबंधन बन रहा है। ये भी ये देश देख रहा है नोट के लिए गठबंधन कौन किसके साथ खड़ा है। ठीक है, भ्रष्टाचारियों के साथ। ठीक है भारती मेहता जी, ठीक है ऋचा जी, आपने अपनी बात रख ली। एक मिनट भारती मेहता जी, क्या इस महागठबंधन में, पहले यूपी के लिए महागठबंधन की बात हम सुन रहे थे, अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ महागठबंधन की बात हम सुन रहे हैं, जेडीयू ने भी आज विरोध तो कर ही दिया है, तो क्या जेडीयू भी शामिल होगी इस महागठबंधन में, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टियों के साथ? अब्बास साहब, इस बिंदु पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गहन विमर्श कर रहा है, और विमर्श के बाद ही इस बिंदु पे कोई निर्णय लिया जाएगा कि हम इसके पक्ष में रहेंगे या खिलाफ रहेंगे। तो अभी तक आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है? इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें हैं लेकिन फैसला सही है? अब्बास साहब, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार निरोधी ये कदम है, और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने खुले तौर पे इसका समर्थन किया और धन्यवाद दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी को। ये सीखने की चीज है तमाम लोगों के लिए कि जाने अनजाने में ही अगर कोई अच्छी चीज करते हैं ये लोग, तो हमारे नेता तहे दिल से उसकी सराहना करते हैं। किंतु जो आम जनता को समस्या हो रही है, 20 रुपए की कोई दवा है, वो चेंज के चलते दवा दुकानदार दवा देने से मना करता है। कहा जाए यहाँ क्या मानवीय भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है? वो बच्चा दर्द से बिलख रहा है, तो निश्चित तौर पर, और जो प्रवक्ता महोदय ने कहा उसमें से एक शब्द मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि संपूर्ण देश इसको सहन करने के लिए तैयार है। सहन हमेशा असहज चीजों को ही किया जाता है, बाकी निर्णय अभी वो सत्ता में है, तो निश्चित तौर पर उन्हें जो आम लोगों की समस्या है उसे मानवीयता की दृष्टि से, और सिर्फ भावुक भाषण देने की बात नहीं है। आज ग्रामीण इलाकों में 250 रुपए मजदूरी है अगर मजदूर की, तो कोई काम कराने वाला भी उसको 250 रुपए कहां से देगा, और शाम में उस मजदूर का चूल्हा कैसे जलेगा? क्या कभी सोचा गया है उस देने वाले के पास भी, जो काम करवाता है उसके पास भी अगर है तो 500 और 1000 रुपए का नोट है। प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि तमाम, अब्बास साहब एक मिनट, परेशान हो रहे हैं। आज बैंक भी बंद थे, एटीएम के बाहर फिर भी लाइन लगी हुई थी, हर एटीएम के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि कैश नहीं है, रात में किसी को जरूरत पड़ गई पैसे की तो उसको पैसे नहीं मिल सकते। इन दिक्कतों का अंत कब होगा आपके हिसाब से? सर, मुझे लगता है कि
थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए थोड़ी सी प्रोसीजरल दिक्कतें हैं, इसको मैं भी मानता हूं कि जो प्रोसीजरल दिक्कतें हैं, हाँ। बट इसका अंत निश्चित होगा। हाँ। और कुछ लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आज की डेट में अगर हम बैंक में जाएं, और इससे सबसे बड़ी हैबिट जो इनकलकेट हो रही है लोगों में, बैंकिंग की हैबिट इनकलकेट हो रही है सर। लोगों में बैंकिंग, पहले लोग समझते थे बैंक से दूर बसते थे, जो कैश कमाया वो घर में रख लिया, उसको यूज कर दिया। अब वो मेन मुख्य धारा में आएगा। हाँ। जो कि हमारे देश की नॉलेज में आएगा, सरकार की नॉलेज में आएगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे इससे। और सर देखिए, अगर हम अपने घर में भी अगर आज पेंट कराते हैं तो 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए हमारे घर भी पूरा अस्त हो जाता है। और अगर हमने अपना घर सुंदर देखना है, पेंट कराना है, तो वो हम परेशानी झेल लेते हैं। तो ये भी एक तरह की परेशानी है जो हम झेल लें। इसका 100% निवारण होगा। ये हमारे देश के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो आपके हिसाब से पीएम की भावुक अपील के बाद 50 दिन का कष्ट झेलने के लिए देश तैयार है? तैयार होना चाहिए सर, तैयार होना चाहिए। आज आप देखो बहुत सारे बंदे, आज एक सिक्योरिटी एजेंसी वाला अपने सारे एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट खुलवा रहा है। अब जो बंदा पहले ईएसआई और पीएफ से बचने के लिए उनके बैंक अकाउंट नहीं खुलवाता था, अब वो खुद खड़ा होकर बैंक में उन सबों के अकाउंट खुलवा रहा है। अब उससे उनको फायदा क्या होगा कि वो जो पहले वो ईएसआई उनसे वंचित रहते थे, प्रोविडेंट फंड से वंचित रहते थे, 2 नंबर में सैलरी ले लेते थे और 2 नंबर में ही खर्च कर देते थे, अब उनको वो 1 नंबर में मिलेगी। उनको वो पीएफ का फायदा मिलेगा, उनको ईएसआई का फायदा मिलेगा, उनको मेडिक्लेम का फायदा मिलेगा, मुख्य धारा में आएंगे वो लोग। तो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट्स आप देख रहे हैं देश के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हैं जिनको उठाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार घेर रही है इस मसले पर सरकार को, और पूरा विपक्ष भी जो है वो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि संसद में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन सरकार का यह घेराव ब्लैक मनी के पक्ष में तो नहीं चला जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरा है विपक्ष, इसलिए विपक्ष भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। फौरन होते हैं हाजिर। तो क्या पीएम की भावुक अपील के बाद 50 दिन का कष्ट झेलने के लिए तैयार है देश की जनता? यह है हमारा सवाल। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे आखिरी दौर में यह बहस पहुंच चुकी है। डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले। उन्होंने भी आरोप लगाया, केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि भाई जो ब्लैक मनी है दरअसल बीजेपी के खाते में जो जानी थी वो पहले ही डाइवर्ट कर दी गई। कुछ सरकार के जो विश्वस्त लोग थे उनके पास ये सूचना पहले ही थी, बीजेपी ने 100 सालों का इंतजाम कर लिया, ये मायावती का आरोप है। तो पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को इस फैसले के बारे में मालूमात पहले से दे दी गई थी ताकि पार्टी का हिसाब किताब कर लिया जाए। देखिए समीर जी, बड़ा फर्क है बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों में। वो लोग चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी देश की चिंता कर रहे हैं। वो चुनाव की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो देश के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद देश की जो वर्तमान स्थिति है उसकी चिंता कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कृपया चुप रहें। और दूसरी बात ये कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो लोग जो भ्रष्टाचार के समर्थन में देश भर में खड़े होते थे, आज वो बेईमानों के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? उनको उनका क्या अभिप्राय है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके काले धन पर उनकी योजना पर एक तरह से मोदी जी ने पानी फेर दिया है? सही बात तो ये है कि जो काला धन रखने वाली विपक्षी पार्टियां थी, जो लोग थे, जो इंडस्ट्रीज थे, जो आतंकवादी थे, उनके बिल्कुल तीर उनके नाभि में लगा है, इसलिए वो विचलित हो गए। उन पर सटीक एकदम निशाना लगा है, इसलिए उनके विचलन की को देख समझा जा सकता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे नेताओं को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों को जानकारी है, तो हमने क्या किया होगा? वो तो सारी चीजें चुनाव आयोग को है। गोल मोल बातें करके समय व्यर्थ कर रहे हैं। अरे 12,000 करोड़ 8,000 करोड़ एक्चुअली परेशान है इनके नेता जो है
तकलीफ मिनट, में है, ऋचा जी, इसलिए प्लीज। अगर इनका बहस दर्द की मर्यादा जायज बनाए है। रखें। शास्त्री जी, मैं आप मान और सकता बड़े हूं कि नेता इनका हैं। दर्द अगर जायज आपकी है। नियत पैसा काला धन हटाने की होती तो इस बैंक के ऊपर आप अटैक करते। स्विप बैंक में जो खाते हैं उन खाताधारियों पे आप नहीं, ऋचा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ऋचा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शंस में जिस तरह से ब्लैक मनी यूज होने वाली थी उस पर करारी चोट लगेगी सरकार के इस फैसले से? बिल्कुल नहीं लगता आपको? ईमानदारी से बताइएगा। जो ब्लैक मनी जो वही तो इनका दर्द है, वही तो इनकी परेशानी है। उन लोगों को तो केजरीवाल को कहाँ से पैसा आया है, गल्फ से आया है, एक मिनट डॉक्टर आतंकियों के खाते से पैसा आया है। केजरीवाल का एक अब उसको तो आम आदमी पार्टी का एक पैसा उसको तो ये संभाल नहीं सकते हैं। अगर आप बैंक का डंडा इनके ऊपर चला है, भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, डंडा आपके ऊपर चलेगा। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में ले आइए। भारतीय जनता पार्टी का 67% फंड कहां से आया है वो कोई घोषित नहीं है, आप लेकर आइए 67% फंड। अरे उसका तो जवाब आप। अरे तो ऋचा जी इस पर महागठबंधन बनाइए ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। इस पर गठबंधन होना चाहिए ना। गठबंधन इस बात पर हो रहा है कि सरकार का विरोध कैसे करना है ब्लैक मनी पर। से आया ये पूरा देश जानता है। सबसे ज्यादा समीर जी, रियल एस्टेट हो गया, सच्चाई तो ये है और पॉलिटिकल देश पार्टी में वो लोग मिला रहे हैं जिनके पास काला धन है। तीनों को छोड़ दिया। और आज कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न हो, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, काला धन कोई नहीं रख सकता है। शिक्षकों के पीछे पड़ गए, कोई भी काला धन रखने वाला बच नहीं सकता है। इसलिए इनको आश्वस्त होना चाहिए। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इस प्रकार का कोई आप दोनों डॉक्टर शास्त्री और ऋचा जी आप दोनों लोग लगातार बोल रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। भारती जी से मैं सवाल कर लेता हूं। भारती जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में, अभी यूपी में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं, आने वाले चुनावों में जेडीयू को क्या लगता है कि काला धन जो है वो जिस तरह से यूज होने वाला था, ये हम सबको पता है कि किस तरह से चुनावों में ब्लैक मनी यूज किया जाता है, आपको लगता है उस पर रोक लगने वाली है? आंशिक तौर पर तो महसूस होता है कि रोक लगेगी इस कार्रवाई से, मगर पुनः मैं अपनी बात पे आना चाहूंगी अब्बास साहब और एक सवाल करना चाहूंगी कि जो निर्णयकर्ता हुए हैं इसको बंद करने वाले, तमाम भारत के पेट्रोल पंपों पे अभी एक नोटिस लटका हुआ है कि आप 500 अथवा 1000 का तेल लेंगे तभी तेल मिलेगा, आपको कोई वापसी नहीं होगी उसमें से। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एक आम व्यक्ति का प्रतिदिन का लिमिट 50, 100 या 200 रुपए का मोटरसाइकिल स्कूटर के मद का होता है। जो 10,000 रुपए महीने का वेतन भोगी व्यक्ति है, क्या वो संभव है कि 500 रुपए का तेल फुल कराए? दिक्कत। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगी, और साथ में मुझे लगता है कि पारिवारिक खर्चों का विशेष अनुभव शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, इसलिए उनका ध्यान नहीं गया होगा कि कितनी परेशानी होती है एक माँ को बच्चों के लिए दूध और सब्जी की व्यवस्था करने में। जब सब्जी वाला कहता है कि 50 का नोट है तो सब्जी लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर डॉक्टर शास्त्री मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि जो इस देश का गरीब है, जो इस देश का आम आदमी है, वो चैन की नींद सो रहा है, और जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं वो नींद की गोलियां खा रहे हैं। जबकि आप सुन रहे हैं खुद की कितनी परेशानियां हो रही हैं लोगों को, यहां तक कि लोगों की जान जा रही है, 15 से ज्यादा मौत हो चुकी है, और आप कह रहे हैं चैन की नींद सो रहा है गरीब और आम आदमी। समीर जी जब इस देश में एटॉमिक विस्फोट किया गया था, दुनिया भर के लोगों ने सैंक्शन कर लगा दिया था, पर हमारे देश पर उसका कोई असर नहीं था, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है, खासतौर से जो 70-80% गांव में रहने वाली जनता है, उसकी सामाजिक एक्सचेंज की स्थिति बहुत बेहतरीन है। वो सामाजिकता में जीते हैं, वो किसी
आधुनिकता में नहीं जीते हैं। पिछले 4 आज सालों से शहर में भले ही तकलीफ हो सकती है, लेकिन गांव में कोई तकलीफ नहीं है। लोग बहुत बेहतरीन ढंग से भाईचारे में जी रहे हैं। आज जिस तरह से गांवों की समस्या हमारे देश के लोगों ने, गरीबों ने आगे बढ़ में तो बहुत समस्या है, शहरों से ज्यादा गांवों में समस्या है। डॉक्टर शास्त्री प्रतिबद्धता दिखलाई है। रिपोर्ट देखिए टेलीविजन चैनल्स पर। अब्बास साहब, मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगी। अब्बास साहब, मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि क्या भारत पूर्ण साक्षर राष्ट्र है, ऐसा मान लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। आज भी आप जाके, और मैं कहती हूँ कि बैंक में जो लाइन लगी हुई है, जाके देखे कि अगर पुरुष बाहर पंजाब और दिल्ली काम कर रहा है, तो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे परेशान हो रही हैं बैंक के आसपास। सही बात तो है। निश्चित तौर पे इस पे ध्यान देना चाहिए। केवल इस बात, गाड़ियों को तो कोई परेशानी नहीं है, गाड़ियों को कोई परेशानी नहीं है अब्बास साहब। जो गाड़ी वाले हैं तो उनको 500 और 1000 रुपए के नोटों की कमी नहीं है। कमी और परेशानी दूध और सब्जी वालों की है, दवा की है। ठीक है भारती जी। डॉक्टर शास्त्री दूसरों को भी सुन लीजिए प्लीज, मेरी इल्तिजा है आपसे। ठीक है, ऋचा जी, क्या आपको लगता है, जैसा कि कहा गया है बार बार, जो बीजेपी दावा कर रही है कि गरीब तो चैन की नींद सो रहा है, लगता है आपको ऐसा चैन की नींद सो रहा है गरीब? तो आपको क्या आप मुझे बताइए कि क्या एटीएम की लाइनों में अंबानी, अडानी, विजय माल्या और ये सारे बड़े बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट लगे हैं? और उस व्यक्ति के आप 15 पैसे गरीब ही लगे हैं, वो कहाँ चैन की आज नींद तो सो हालात रहा है? ये बना दी गई है, लगता है वो लाइन और अब हालात यही रहेगी कि इस केंद्र से 1 रुपया आएगा और 1 रुपया से ज्यादा लोगों के खाते में जाएगा, इसलिए कि उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसलिए अब वो लोग भूल जाए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये युद्ध फाइनल स्थिति में है। देश में बेहतरीन स्थिति आ रही है। आप ईमानदारों आप दोनों एक साथ बोलने लगते हैं ना, इसलिए आप किसी की आवाज व्यूअर्स तक नहीं पहुंच पाती, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 1 मिनट, आलोक जैन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात तो सच है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैश डिपॉजिट करना चाह रहे हैं बैंकों में, अपने अकाउंट्स में। जो आप डेटा बता रहे हैं वो 3 लाख करोड़ का बता रहे हैं। ये जो पैसा है, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आएगा, देश की अर्थव्यवस्था कब तक सुधरेगी इस पैसे से? और हम उम्मीद करें कि देश की इकोनॉमी पर इसका बड़ा जबरदस्त असर पड़ने वाला है। सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पैसा आ रहा है, हाँ, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, बैंकिंग लैंग्वेज में कासा डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है। कासा डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसपे बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। आज की डेट में अगर कोई भी बैंक है वो दूसरे बैंक से अगर कोई लोन लेता है, इंटर बैंक लोन, तो आज की डेट में वो आरबीआई के रेट के हिसाब से निर्धारित होता है। तो आज वो रेट बहुत ज्यादा है। हाँ। इस वजह से उन सब लोन्स के रेट भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आज मैं किसी और आरबीआई से लोन ले रहा हूं या स्टेट बैंक से लोन ले रहा हूं तो उसका रेट ज्यादा होगा। पर अगर ये कासा डिपॉजिट अब इन लोगों के पास बैंकों में आ गया, जो 3 लाख करोड़ की फिगर में बोल रहा हूं जी, ये पैसे इन लोगों के पास आ गए हैं, जिसको बैंक अब यूज करेगा लोगों को लोन बांटने में। उनके पास खुद के डिपॉजिट्स आ गए हैं। हाँ। सर, आज की डेट तो में इस तरह से इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। आने वाले वक्त में लोन की दरें भी कम हो सकती हैं। सर, ये कह रहे हैं बहुत दरें कम होंगी। आप देखिएगा विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स टाइम ये रेट बहुत नीचे आएगा। 1 से 1.5% का होम लोन का रेट, बाकी लोन का रेट कम आएगा नीचे। डॉक्टर शास्त्री, इसकी उम्मीद की जाए? 10 सेकेंड। बिल्कुल इसकी उम्मीद की जाए। देश में सस्ता होगा, हर चीज, महंगाई कम होगी, लोगों को सस्ते मकान मिलेंगे, रोजगार का सृजन होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, देश की इकोनॉमी की साइज बहुत बड़ी दिखेगी, दुनिया भर में भारत का एक तरह से स्टेटस बड़ा होगा। और इन सब के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की आवश्यकता है और मेरी अपेक्षा है कि देश की सभी विपक्षी पार्टियां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शास्त्री, आलोक जैन, ऋचा जी, भारती जी, आप सबका हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार का यह फैसला जो है वो कड़ा जरूर है, निश्चित तौर पर कष्ट भी हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 50 दिन तक यह कष्ट झेलना होगा, उसके बाद वो जनता का फैसला मानने के लिए तैयार हैं। 50 दिन का वक्त देश देगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ सरकार ने इतना बड़ा फैसला लागू किया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हमें नजर आएंगे।
ये एक्सपर्ट्स का मानना है, देश की इकोनॉमी में सुधार होगा और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आम जनता को इसका फायदा मिलेगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल की जानी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ बस इतना ही। शब बखैर।